वेरी वार्म वेलकम गाइस, स्वागत करता हूँ आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इस लेक्चर के अंदर। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हम बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेसिक पार्ट्स एंड नॉलेज अबाउट द प्रेम्बल ऑफ इंडिया और एवोल्यूशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सबसे पहला जो आपका एक्ट आता है भारत के अंदर, जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, जो भारत में चल के फिर सुप्रीम कोर्ट हमारा दिल्ली के अंदर आ गया है, लेकिन सबसे पहला जहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा आया वो आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो सबसे पहले एक्ट को आप मान सकते हैं 1773। फिर पिट्स इंडिया का एक्ट आया, चार्टर एक्ट्स आए। ये चार्टर एक्ट्स को आपने ध्यान रखना है कि भारत की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले आए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये एक मेजर एक्ट था जिसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर जो है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इसमें धीरे धीरे करके इंडियंस को लेजिस्लेटिव पावर दी गई। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड देन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश पार्लियामेंट का टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे, गवर्नर एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स को। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल वाज एस्टैब्लिश्ड, देयर वाज नो सेपरेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल। और यहाँ पर सारे कंपनी ऑफिशियल्स को ये बोल दिया गया कि आप भारत में ब्राइब्स जो है, प्राइवेट ट्रेड और ब्राइब्स जो है वो नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी फोर्ट विलियम कलकत्ता के अंदर एपिक्स कोर्ट 1774 में बना दिया गया। अब बात करते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। तो यहाँ पर डिस्टिंग्विश किया गया बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसे रिड्यूस किया गया, इंडियन अफेयर्स को डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर लाया गया, और गवर्नर काउंसिल जो है मद्रास और बॉम्बे में बनाई गई। बाद में इससे फिर अबॉलिश कर दिया गया था। अब आते हैं हम चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर, और यहाँ पे भी आप देखेंगे 4 of 6 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ये गवर्नर जनरल की काउंसिल है। और सेंट्रल 6 मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और 4 out of 6 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल्स वर सेपरेटेड। यहाँ पे भी आप देखेंगे लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाना, और उसको अमल में लाने का काम कैसे अमल में आएगा वो एग्जीक्यूटिव का काम होता है, राइट। यहाँ पर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से सबसे पहली बार इंडियन सिविल सर्विस जो है वो सभी के लिए ओपन कर दी गई। जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को हम आज भी देखते हैं वो नए फॉर्म के अंदर जो है यहाँ पे बन के आई है कि इंडियन आईएएस हम बोलते हैं उसको, लेकिन इसकी जो प्रीडिसेसर थी वो आईसीएस होती थी। तो आईसीएस को ओपन कर दिया गया था यहाँ पे सभी के लिए। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, वेरी इंपॉर्टेंट। रूल ऑफ द क्राउन एंड रूल ऑफ द कंपनी वर नाउ सेम। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश क्राउन की पावर्स है इंडिया के अंदर, वो एक्सरसाइज करेंगे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो ये एक पोजीशन बनी, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया है, ये इसको करेंगे। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वॉइस रॉय थे, गवर्नर जनरल वाज मेड दी वॉइस ऑफ इंडिया। यहाँ से आपने ध्यान रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से कि अब जो यहाँ पे गवर्नर जनरल का जो पोजीशन है वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे बात चल रही है वाइस रॉय की। पहले वाइस रॉय लॉर्ड कैनिंग थे। देन वी कम टू इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंडियन रिप्रेजेंटेशन आई इंस्टीट्यूशंस के अंदर, विद वाइस रॉय, एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल में। 3 इंडियंस एंटर की इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। अगेन मैं आपसे बात करूंगा कि आप इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं। बेसिकली थोड़ी अकेडमिक सी स्लाइड होती है, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली आपको क्लैट या पीयू या फिर आपके जिसे कह सकते हैं IMET सेट स्लैट के अंदर डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, बट हिस्ट्री पढ़ने के लिए काफी अच्छा है कि ये कौन से एक्ट से क्या चीज जो है वो आई थी। बहुत डीप इसमें आपको जाना नहीं है, राइट। इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट इलेक्शन 1892 का आ गया। बाय नॉमिनेशन एनलार्ज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद एनलार्ज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और पहली बार बजट को डिस्कस करने का अधिकार 1892 में आया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की बात करें, इस एक्ट को हम बोलते हैं मॉडल मिंटो रिफॉर्म। डायरेक्ट इलेक्शंस हुए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट यहाँ पर आया। मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज्ड टू 60 फ्रॉम 16। इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो भारत में कहते हैं कि विभाजन के जो सीट्स हैं वो डायरेक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से लेजिस्लेटिवली आए। यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए, यानी मुस्लिम सीट्स पे मुस्लिम लोग ही लड़ेंगे। इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये पहले जो मेंबर है वो आपके वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गए। इसके बाद हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, तो यहाँ पर एक्ट इज नोन एज द मॉन्टेग्यू-कैम्स्ट्रॉड रिफॉर्म्स। सेंट्रल सब्जेक्ट्स वर डिमार्केटेड एंड सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। स्कीम ऑफ ड्यूअल गवर्नेंस, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। डायरेक्ट इलेक्शंस यहाँ पर आए हैं। एक्ट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एट द सेंटर। लोकसभा राज्यसभा का जैसे होना है या स्टेट विधानसभा विधान परिषद का होना, ये बाइकैमरलिज्म कहते हैं। बाइकैमरलिज्म मतलब 2 हाउसेज, बाय BI मतलब 2। तो बाइकैमरलिज्म का मतलब ही है 2 हाउसेज। तो लेजिस्लेटिव असेंबली विद 140 मेंबर्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल विद 60 मेंबर्स, ये भी इसके अंदर आ गया। एक्ट आल्सो रिक्वायर्ड द 3 of the 6 members of Viceroy Executive Council were to be Indians and provided for the establishment of Public Service Commission। आज हम देखते हैं उसको यूपीएससी में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो यहाँ से आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात की गई ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिडरिंग ऑफ द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, दो एनविसाज फेडरेशन नेवर केम इनटू बी।
3 लिस्ट इसके अंदर आई हैं. द एक्ट डिवाइडेड पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स इनटू आइटम ऑफ 3 लिस्ट, द फेडरल लिस्ट, द प्रोविंशियल लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट. फेडरल लिस्ट के अंदर 59 आइटम्स आई. अब हम इसको बेसिकली यूनियन जिसे कह सकते हैं आप यूनियन लिस्ट मानते हैं. यूनियन लिस्ट के अंदर जैसे डिफेंस है, आर्मी है, न्यूक्लियर पावर है, आपकी रेलवेज हैं जो सेंटर के पास है. उसके बाद आ गई आपकी प्रोविंशियल लिस्ट जो स्टेट के पास है. स्टेट के पास क्या होता है, जैसे पुलिस सर्विस अलग अलग होती है, हरियाणा पुलिस, हिमाचल पुलिस, लैंड अलग अलग जगह पे लैंड रजिस्ट्री होती है. रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ व्हीकल्स जो HR नंबर है वो हरियाणा वाले ही करेंगे, HP नंबर जो है वो HP वाले ही करेंगे, पंजाब नंबर है जो PV वाले करेंगे, उत्तराखंड का नंबर है जो UK वाले करेंगे. इसके अलावा लैंड की जो रजिस्ट्रेशन डील्स भी हैं वो भी अलग अलग होती हैं. सो फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में जो लैंड की रजिस्ट्री है वो अलग रेट पे होगी, आपकी पंजाब में अलग रेट पर होगी, आपकी हिमाचल में अलग रेट पर होगी, आपकी दिल्ली में अलग रेट पर होगी. इसके अलावा जैसे लेट से वाटर की बात करें तो वाटर की भी टैक्सेशन पॉलिसीज अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से दी गई हैं. रेजिडुअरी पावर्स यानी कि जो किसी भी स्टेट लिस्ट के अंदर पावर नहीं आई वो पावर गवर्नर जनरल के पास चली गई. एंड एक्ट ने डायरकी अबॉलिश कर दी और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेके आए. राइट, इसको डायरकी सेंटर पे लेके आए, प्रोविंशियल उस पर अबॉलिश की. प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, ये बाद में चल के सुप्रीम कोर्ट मिला, और अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया. अब आते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के ऊपर. इसमें इंडिया को डिक्लेयर किया एज इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट, एस्टैब्लिश्ड रिस्पांसिबल गवर्नमेंट्स एट बोथ सेंटर एंड द प्रोविंसेस, डेजिग्नेटेड द वाइसरॉय इंडिया एंड द प्रोविजनल गवर्नर एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स, और ड्यूल फंक्शंस दिए, एंड डोमिनियन लेजिस्लेचर को एज अ सोवरेन बॉडी जो है वो घोषित कर दिया. इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत कुछ जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर हुआ. Now important points. Laws that were made before the Charter Act of 1833 were called regulation and those made after are called acts. लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्रिएट किया ऑफिस ऑफ DC, जिसे हम कहते हैं ना DC लग गया लड़का. तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 1772 में आए, बट द जुडिशियल पावर्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेटर बाय कॉर्नवालिस. राइट, डेवलपमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो सिस्टम एंड बजट पॉइंट्स हुआ यहाँ पे टू द सेपरेशन ऑफ पावर, और लॉर्ड मायो का रेजोल्यूशन आया ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, विजुअलाइज द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. अब हम बात करें 1882 और 1924 के अंदर, तो 1882 के अंदर लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन आया और उनको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस. इनफैक्ट शिमला के अंदर एक बहुत पुराना हॉस्पिटल होता था, उससे भी लॉर्ड रिपन हॉस्पिटल बोला जाता था. ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. 1924 के अंदर रेलवे बजट आया जो कि सेपरेट हुआ फ्रॉम द जनरल बजट बेस्ड ऑन द एक्वर्थ कमिटी रिपोर्ट 1921. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे बजट जो है वापस से यूनियन बजट के अंदर आ गया हमारा 2017 के अंदर. राइट, वो 2017 के अंदर आया है. आई होप दिस मच इज क्लियर. सो अब हम बात करते हैं इसके बाद. तो इसके बाद अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड असेंबली को डेवलप कर दिया गया इनटू राज्यसभा एंड लोकसभा आफ्टर इंडिपेंडेंस. आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर एंड आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग जो आपको लर्न करके जानी है. बस 1924 में रेलवे बजट सेपरेट हुआ था, 2017 में वापस सेम हो गया था. अब हम सेलियंट फीचर्स की अगर बात करें फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, तो सबसे पहली बात है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट, बल्किएस्ट, मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है. सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये मैंने आपको बताया था कि भारत कैसे धर्मनिरपेक्ष, संप्रभुता, सेक्युलर और एक डेमोक्रेटिक, जहाँ पे चुनकर लोग प्रतिनिधि आते हैं. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आपका एग्जाम्पल आता है USA के अंदर. उसके बाद फेडरेशन है विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज, मतलब यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज होती रहती है. तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बदल गया, पंजाब हरियाणा के भी पोर्शंस एक दूसरे को दिए जा सकते हैं. आप अगर पाएंगे तो लेट्स से कि कोई भी स्टेट, जैसे बिहार एक स्टेट होता था वो फिर अलग अलग कर दिए गए, उससे झारखंड निकल गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकल गया. तो इस प्रकार स्टेट्स की बाउंड्रीज इधर से उधर हो सकती हैं. यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. रिजिडिटी का मतलब है कि बिल्कुल रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं. कुछ पावर्स जो हैं या कुछ जो चीज़ें प्रोविजन है वो बिल्कुल रिजिड है. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट जज की जो पोजीशन है वो काफ़ी रिजिड है. रिजिड इन दैट सेंस कि आप उसको, जो जज की पोजीशन है उसको चेंज नहीं कर सकते, इन दैट सेंस कि आप उसको जल्दी निकाल नहीं सकते, अपॉइंट भी बहुत ईजिली नहीं होता है. लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी फ्लेक्सिबल है. जैसे मैंने आपसे बात की स्टेट की फ्लेक्सिबिलिटी है कि कभी भी किसी यूनियन की फ्लेक्सिबिलिटी की कभी भी किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है. ऑल्सो यूनियन की फ्लेक्सिबिलिटी की कभी भी सिटीजनशिप से रिलेटेड रूल्स कभी भी ला सकते हैं, जैसे अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स लेके आए. इसके अलावा जो आपकी यूनियन है उसकी बड़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई भी नॉर्मल लॉज जाने वो बड़े आराम से आ जाते हैं. उसके लिए जैसे जज की अपॉइंटमेंट वाला या जज की रिजिग्नेशन वाला या जज की इम्पीचमेंट वाला प्रोसेस नहीं करना पड़ता है. सिंगल सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है. इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने ली हैं USSR से, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है. कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोला गया है क्योंकि वो बार बार समय के साथ साथ जो है वो चेंज होता रहता है. और ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है. इस प्रियम्बल को हम अच्छे से कर चुके हैं, पर जिन लोगों ने नहीं किया संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं.
वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ये रिजॉल्व करते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन संप्रभुता, यानी कि वी विल बी इंडिपेंडेंट इन आवर डिसीजंस। सोशलिस्ट समाजवाद, हम लोग ये नहीं कि गरीबों को छोड़ देंगे, हम लोग गरीबों का भी ध्यान रखेंगे। राशन स्कीम, आंगनवाड़ी स्कीम, फ्री मेडिकल सेवाएं, सब्सिडाइज एयर ट्रैवल, वो इसके अंदर आता है। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, न्याय देंगे, इक्वालिटी देंगे। और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम ये डिक्लेयर करते हैं दैट वी विल डू दैट। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन आपकी ये आती है। और यूज ऑफ प्रियम्बल है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार मेनका गांधी वाले केस ले लो, आप एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ले लो, केशव नंदा भारती वाला केस लीजिए, सब में बोला है कि प्रियम्बल को यूज किया जाएगा इन इंटरप्रेटिंग द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Is a preamble part of the constitution? Yes, it is a part of the constitution. After Keshav Nanda Bharti case, it is now considered a part of the constitution. Can the preamble be amended? Yes, Keshav Nanda Bharti case has stated that preamble can be amended. Right? Now, if we see the various important judgments, so Madan Gopal Kabra, Union of India versus Madan Gopal Kabra, Supreme Court referred to these words in the preamble that Constitution as it appears from the preamble derives its authority from the people of India. भारत के लोग ही भारत की एक्चुअल सोवरेन अथॉरिटी हैं। सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वर्ड सोवरेन मींस स्टेट के पास अथॉरिटी ओवर एवरीथिंग एंड विद इन द रिस्ट्रिक्शंस गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सोशलिज्म का मतलब बोला गया है टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द वीकर सेक्शन एंड लेबरर्स टू गिव देम लाइफ लॉन्ग सोशल सिक्योरिटी। तो कई जगह पे आप देखेंगे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, कई जगह पे जो सोशल वेज वर्कर्स हैं उन्हें आप जिसे कह सकते हैं बीपीएल कार्ड दे दिया जाता है कि जिंदगी भर आप, अगर आपका बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आप उठ नहीं पा रहे हो, पॉवर्टी लाइन से ऊपर, तो आपको भत्ता दिया जाएगा। राइट, आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबडी। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ नेशन। तो आप यहाँ पर चीज देख सकते हैं। बहुत सारे केसेस हैं इसके अंदर, आप अगर पढ़ना चाहें तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। और यहाँ पे आप जैसे देखते हैं अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे बोला गया सेक्युलरिज्म हैज बीन हेल्ड टू बी नॉलेज एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स एंड फॉस्टरिंग द फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। तो सेक्युलरिज्म का मतलब भी यहाँ पे ये बोला गया। इसके बाद अगर बाल पाटिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आप देखेंगे तो ऑल रिलीजन्स एंड रिलीजियस ग्रुप्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली एंड विद इक्वल रिस्पेक्ट। तो इंडिया के अंदर एक सेक्युलर स्टेट है, इसमें राइट टू चूज द रिलीजन है, बट स्टेट का कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं होगा। अब एमपी गोपाल कृष्ण नैयर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर इस कोर्ट ने बोला है कि सेक्युलर स्टेट इज डिफरेंट देन एन एथिस्ट सोसाइटी व्हिच मींस स्टेट अलाउज एवरी रिलीजन एंड डिसरिस्पेक्ट्स नन। राइट, अगेन सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के अंदर ये बोला गया कि सेक्युलरिज्म इज नाइदर एंटी गॉड nor pro-God. It treats alike the devout, the agnostic and the atheist. It eliminates God from the matters of the state and ensures that no one will be discriminated against on the grounds of religion. I.R. Coelho versus State of Tamil Nadu में बोला गया that secularism is a matter of conclusion to be drawn from the various articles conferring fundamental right. If secular character is not to be found in part 3, it cannot be found anywhere else in the constitution. Because every जो आपका fundamental right है वो part 3 के अंदर stand करता है for a principle or matter of detail. I hope this much is clear for everybody. I hope this much is clear. Mohanlal versus District Magistrate of Raebareli. So court ने observe किया that democracy is a philosophical topic related to politics where people elect their representatives to form a government. और यहाँ पर देखेंगे आप तो डेमोक्रेसी की बात की गई है। तो ये बेसिक जो केसेस मैंने आपको इसके अंदर दिए हैं स्लाइड के अंदर, आप रुक के इनको पढ़ सकते हैं। पेपर के अंदर डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, बट जितना आप पढ़ेंगे उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज होती है। तो जैसे डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, पीपल पावर एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजन इन पॉलिटिक्स इज डेमोक्रेसी। लोकतंत्र, लोगों से चुनी हुई सरकार, लोगों की सरकार और लोगों के लिए सरकार, लोगों की है, लोगों द्वारा चुनी गई है और लोगों के बेनिफिट के लिए बनी हुई डेमोक्रेटिक सरकार है। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब अगर हम इसकी बात करें, सोशल जस्टिस वर्ड की बात करें, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है दैट स्टेट वाज ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू वर्कमैन टू रीच द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ, सिक्योरिटी एंड सिविलाइज्ड लिविंग। मैंने आपसे पहले भी कहा कि सोशलिज्म का मतलब ये है कि सामाजिक न्याय। तो ये नहीं कि रिच का ही आपने जस्टिस किया या आपने सिर्फ स्ट्रॉन्ग का जस्टिस किया, पुअर से पुअर को भी सामाजिक न्याय जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम मेयर वर्सेस नेब्रास्का की बात करते हैं तो यहाँ पे लिबर्टी की बात की गई। ये यूएस का जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ है। लिबर्टी डिनोट्स नॉट merely freedom from bodily restraint but also the right of the individual to contract, engage in the common occupations of life, to acquire useful knowledge, to marry, to establish a home, to worship God according to his own religion. तो on own conscience, तो यहाँ पर ये बात की गई है। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसे मंडल कमीशन केस भी बोलते हैं। इसमें बैकवर्ड कास्ट को जो रिजर्वेशन दी जाती है, ओबीसी रिजर्वेशन, उसे अपहेल्ड कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल। तो फ्रेटर्निटी यहाँ पे बोला गया था इज नॉट अ मियर वर्ड। इसका मतलब है भाईचारे का मतलब है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन। उसको बनाने के लिए आपको ये जरूरी है। राइट,
ब्रदरहुड होना चाहिए आपस में, भाईचारा, आपसी भाईचारा होगा, तभी आप डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को ले चलोगे। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पर एक रिलेशनशिप बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ प्रेम्बल। यहाँ पे बोला गया था कि फंडामेंटल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राइट, सुपीरियरिटी किसी की नहीं है। यस, फंडामेंटल राइट्स के केस में आप कोर्ट में जा सकते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, परंतु जब देखा जाता है एज एन ओवरऑल तो यही देखा जाता है कि स्टेट का ये मेन पर्पस होना चाहिए कि जितने से ज़्यादा डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फंक्शन में लाया जा सके, उससे लाया जाए, और दोनों को समानता से देखने की कोशिश की जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम बात करते हैं पार्ट 1, दैट इज द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो पहला आर्टिकल जो भारत का है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया जो भारत है शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत जो है वो यूनियन तो रहेगा ऑफ स्टेट्स, राइट। स्टेट एंड द टेरिटरीज कैसी होंगी? टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी की टेरिटरी, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, ये सब भारत की टेरिटरी है। सच टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड। हमने पोर्टुगल से गोवा ले लिया, हमने हैदराबाद के जो अपने रजाकार से जो उस पर रूल कर रहे थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, उससे हैदराबाद एक्वायर किया। जम्मू कश्मीर को एक्वायर किया गया। कुछ पोर्शंस हमने लेट से और आइलैंड्स के आसपास से लिए, तो एक्वायर की हुई टेरिटरी भी भारत का पार्ट बन जाती है। नाउ आर्टिकल 2 की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स। तो पार्लियामेंट का ये राइट है कि वो एडमिट कर सकता है यूनियन में, एस्टैब्लिश कर सकता है न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो आर्टिकल 1 बात करता है टेरिटरी के बारे में, 2 बात करता है पार्लियामेंट की पावर के बारे में। अब हम आर्टिकल 3 की बात करें, पार्लियामेंट में बाय लॉ, अब पार्लियामेंट कैसे लेके आ सकता है? फॉर्म अ न्यू स्टेट, एक नया स्टेट बना सकती है पार्लियामेंट, सेंट्रल सरकार। कैसे? फ्रॉम एनी स्टेट बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, 2 स्टेट्स उसने ज्वाइन किए। पार्ट ऑफ द स्टेट्स, हरियाणा पंजाब में से लेके कुछ पोर्शन राजस्थान को दे दिया। और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू बी अ पार्ट ऑफ स्टेट, कोई पार्ट एक टेरिटरी एक्वायर किया और उसको नई टेरिटरी के साथ जोड़ दिया। सो लेट से चंडीगढ़ उन्होंने मान लेते पंजाब को दे दिया, तो अब पूरा पंजाब चंडीगढ़ जो है वो आ जाएगा आपका, वो पूरा पंजाब माना जाएगा। तो it can increase the area of any state, it can diminish the area of any state, it can alter the boundary of any state and it can alter the name of any state। तो नाम बदल के जैसे लेट्स से अपना बेंगलोर का बेंगलुरु रख देती है स्टेट सरकार, वैसे बॉम्बे का मुंबई कर देती है, वैसे नाम भी स्टेट्स के जो है वो चेंज किए जा सकते हैं सेंटर द्वारा। इंक्रीज, डिक्रीज, डिमिनिश, ऑल्टर बाउंड्री, कुछ भी जो है वो किया जा सकता है। एंड ये करने के लिए आपको प्रेसिडेंट जो है बिल इंट्रोड्यूस करता है और स्टेट से पूछा जाता है कि आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, बट स्टेट की इच्छा मैंडेटरी नहीं है। स्टेट ने अगर बोल भी दिया कि भाई मैं नहीं चाहता मेरा स्टेट का कोई एरिया जाए या कोई एरिया ऐड हो, तो भी स्टेट की बात को पार्लियामेंट आराम से ओवर रूल जो कर सकते हैं। पार्लियामेंट की चलती है बेसिकली इसके अंदर। पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट की बाउंड्री बढ़ा दे, कम कर दे, पूछेगी जरूर उससे, ठीक है। बिल हैज बीन रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट एक्सप्रेसिंग इट व्यूज मांग रहे हैं आपसे, आपका डिसीजन नहीं मांग रहे, व्यूज मांग रहे हैं, और जनरली 1 महीने के अंदर अंदर वो पूछते हैं। प्रेसिडेंट में अलाउ एंड द पीरियड सो स्पेसिफाइड और अलाउड हैज बीन एक्सपायर्ड। आर्टिकल 4 की अगर हम बात करें, एनी लॉ रेफर टू इन आर्टिकल 2 और 3 शैल कंटेन सच प्रोविजन और फॉर सच अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड 4th शेड्यूल। तो जो भी बेसिकली जो आपके लॉज को लाने के लिए कोई भी एडिशनल प्रोविजंस चाहिए होती हैं वो इसके अंदर आती है, और कोई भी जो अमेंडमेंट होती है इसके अंदर कि स्टेट का नाम अमेंड हो रहा है या फिर कुछ नया ऐड हो रहा है, कुछ स्टेट का लेट्स से टेरिटरी अमेंड हो रही है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, उसे नॉर्मल लॉ माना जाएगा, ठीक है। शैल बी डीम टू फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना, नॉर्मल आर्टिकल 368 के अंदर जो है वो माना जाएगा। नो सच एज लॉ शैल बी डीम टू एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। I hope this much is clear to everybody. Now coming to the LawX programs, I hope you have bought these programs, and the best effective programs are obviously the Gamma plan for achievers. I hope you have it. Thank you very much guys for this session today. I hope you enjoyed the session, and I will just say one thing is that kindly make sure that you have by heart this portion. इस पोर्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रीएम्बल ऑफ इंडिया बहुत फेमस पोर्शन है एग्जामिनर्स का क्वेश्चन पूछने के लिए, तो ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए अगर आप लोग सच में ही यू वांट टू मेक अ हेडवे इनटू क्लैट एग्जामिनेशन, एलिट एग्जामिनेशन, एमएस सेट और एनी अदर एग्जामिनेशन। सो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी। अगर आपके कोई भी इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको नंबर दिया गया, आप उस पर डायरेक्ट क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे।